So hey guys, welcome back to channel Zaid is here and you are watching Art Zedam Vlogs. So I'm back with a न्यू वीडियो नहीं कहूँगा एक्चुअली। ये एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय की है। तो जस्ट मेरे मन में आया कि चलो इस वीडियो को अपलोड करते हैं और आप सब लोगों से पूछता है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, थोड़ी लंबी वीडियो है, आपका टाइम लेगी थोड़ा, बट एक्चुअली लॉकडाउन में सब घर पे है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिए और उसके बाद कमेंट में और बाकी अपना बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, मैं प्ले करता हूँ। दुश्मन चाहे कोई भी क्यों ना हो, उससे मुकाबला करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं दुनिया में। पहला डिफेंस और दूसरा ऑफेंस। डिफेंस मतलब अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, शील्ड में रहना, छुप के रहना जब तक कि दुश्मन या तो भाग जाए या मर जाए। और दूसरा है ऑफेंस, यानी कि पहला अटैक आपकी तरफ से। आज का दुश्मन हमारा है कोरोना वायरस, और इधर भी दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक है डिफेंस और एक है ऑफेंस। दुनिया में 90% लोग, 90% देश पहला स्ट्रैटेजी पे हैं, दैट इज़ डिफेंस, यानी कि लॉकडाउन। लॉकडाउन करके हम क्या अचीव कर रहे हैं? कोरोना वायरस से हम अपने आप को बचा रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं ताकि वो हम पे अटैक ही ना कर पाए। ये बोल सकते हैं हम डिफेंस। हम तब तक छुप के रहेंगे जब तक कोरोना वायरस या तो भाग जाए या मर जाए। जबकि आज दुनिया में 10% देश ऐसे हैं, टोटल एटलीस्ट 21 देश, जिसमें जहाँ पे कोरोना वायरस सेम टाइम पे आया, लेकिन उन्होंने पहले की जगह दूसरी स्ट्रेटजी को अपनाना ठीक समझा, यानी कि ऑफेंस, अटैक करने की स्ट्रेटजी। मेडिकल भाषा में से बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके मेरा वीडियो देखिए, या फिर आप गल्फ न्यूज़ के लिंक में जाके, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके 9 अप्रैल में मेरा एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी हर्ड इम्यूनिटी को अच्छी तरह कवर किया था। गल्फ न्यूज़ दुनिया का एक बहुत बड़ा अखबार है, गल्फ के कंट्रीज़ में यही अखबार चलता है। तो दो तरीके हैं लड़ने के कोरोना वायरस से, एक है लॉकडाउन, एक है नो लॉकडाउन। लॉकडाउन से हमने अभी क्या अचीव किया, वो आपके पास पूरे के पूरे आंकड़े हैं, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, यूएस हो, यूके हो, इंडिया हो, चाइना हो। इन सारे देशों ने लॉकडाउन का तरीका अपनाया कि हम डिफेंस से कोरोना वायरस से जीतेंगे, यानी कि हम अपने आप को लॉक कर लेंगे, बंद कर लेंगे। कोरोना वायरस बाहर खड़ा रहेगा, थक जाएगा, मर जाएगा, भाग जाएगा और फिर ही हम बाहर निकलेंगे। तो इस स्ट्रेटजी से क्या फ़ायदा हुआ, कितने लोग पीड़ित हुए, कितने लोग मरे, ये आंकड़े मुझे आपको देने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये आंकड़े टीवी पे रियल टाइम में आ रहा है, कई बार बताया जा रहा है, तो आपको सब जुबानी याद भी होगा। लेकिन दुनिया में करीब 21 देश हैं जहां पे कोरोना वायरस आने के बावजूद भी कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। उन देशों के आंकड़े क्या है, इनमें से कोई भी फिगर शायद आप तक पहुंचाई नहीं गई, तो हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी। सो आप स्क्रीन पे देखिए, ये 21 देशों के नाम हैं और आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ पे अधिकतर देशों में लॉकडाउन ना होने के बाद, यानी कि ऑफेंस का सिस्टम, हर्ड इम्यूनिटी का स्ट्रेटजी अपनाने के बाद, अधिकतर देशों में कोरोना वायरस से जो डेथ है वो डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि कुछ देशों में तो कोरोना वायरस से डेथ का खाता खुला भी नहीं। अगर इस पूरे लिस्ट को आप ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो आप पाएंगे सिर्फ दो ही देश, एक जापान और एक स्वीडन, जहाँ पे 3 डिजिट तक भी कोरोना डेथ पहुँच चुका है। तो ये दो देश जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, ये दो देश जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी वाली स्ट्रेटजी अपनाई है, तो यहाँ पे इतनी मौतें क्यों हुई, ये जानने के लिए मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। और इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि कोरोना वायरस बॉडी में आएगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम दिया गया कोविड-19। कोविड-19 कुछ भी नहीं है, वो सिंपल एक इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है, जिस कैटेगरी में H1N1 भी है। हर साल, सालों साल, हर कंट्री में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से हज़ारों की तादाद में लोग मरते ही हैं। जापान में भी मरते हैं, भारत में भी मरते हैं, यूएस में भी मरते हैं। मैंने जापान के पिछले 6 साल के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितनी मौतें हर साल हुई हैं, पिछले 6 साल 2014-15 इन्फ्लुएंजा सीज़न में, इन्फ्लुएंजा सीज़न होता है नवंबर से लेके अप्रैल तक का, और 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19 से लेके 20 तक के बीच में, यानी कि अप्रैल तक में, अप्रैल 10 तक कितनी मौतें हुई हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, ये मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की। आपके स्क्रीन के सामने सारे आंकड़े हैं ग्राफ के फॉर्म में।
इसमें जो डॉटेड आप देख रहे हैं वो है पिछले 5 साल के आंकड़े, और जो सॉलिड लाइन में देख रहे हैं वो है इस साल के आंकड़े। बिल्कुल क्लियर है कि इस साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से लोगों की मौत पिछले 5 साल के कंपैरिजन में बहुत कम हुए हैं। ये है जापान की स्टोरी। अब बात करते हैं स्वीडन। स्वीडन का भी मैंने टोटल मोर्टेलिटी देखा फॉर लास्ट 3 ईयर्स। आपके स्क्रीन में दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स के टोटल मोर्टेलिटी ऑफ स्वीडन। आप देखेंगे पिछले साल ओवरऑल मोर्टेलिटी या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल ओवरऑल मोर्टेलिटी लगभग उतनी रही है या उससे ज़्यादा रही है इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल मोर्टेलिटी नाउ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे स्वीडन और जापान के आंकड़े 3 डिजिट में गए हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ भी स्थिति पहले से बेटर है। बोलने का मतलब ये है कि जिन 10% देशों ने, यानी कि वो 21 देशों ने नो लॉकडाउन का स्ट्रेटजी अपनाया, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी पे विश्वास किया, उन देशों में स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज़ जहाँ पे लॉकडाउन का स्ट्रेटजी अपनाया गया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जीतने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 21 देश है, ये जो इनकी कोरोना वायरस पे जीत है, इनकी कहानी मीडिया में क्यों नहीं है? इसका जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। इमेजिन कीजिए कि हर साल आम का सीज़न आता है और इस साल भी आम का सीज़न आया, और हर साल की तरह इस साल भी लोग आम के पेड़ में चढ़ते हैं और चढ़ के आम तोड़ के खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चढ़ते हुए कुछ लोग गिरते हैं और गिर के उनकी मौत हो जाती है पेड़ से गिर के, और तब एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है और वो ऐलान कर देती है कि इस बार न जाने किस तरह के आम आए हैं कि लोग आम खाने जाते हैं तो वो शायद मर भी जाते हैं या मर भी सकते हैं। यानी कि सबको चेतावनी दी गई कि सब अपने अपने घर में बंद हो जाओ, आम खाने कोई नहीं जाएगा, और जब तक आम का सीज़न ना चला जाए आप लोग घर में ही रहेंगे। आपको भूख लगी, आपको आम खाना है, लेकिन आप खाने जा नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए आम इकट्ठा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने आम लिया, आम लेके वो बॉटल में भरने लगे, और बॉटल में भर के अब बोल रहे हैं कि ये रहा आम, ये आप खाइए, जब खाना चाहें खाइए। हालांकि बोले तो ये आम है या आम का जूस है, लेकिन ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि बहुत डेडली है। एक तरफ भगवान का दिया हुआ आम है और एक तरफ इंसान का दिया हुआ आम है। जाहिर सी बात है इंसान का दिया हुआ आम भगवान के दिए हुए आम की बराबरी कभी नहीं कर सकता। वो कहने को आम बोल सकते हैं, 100% नेचुरल लिखा रह सकता है, लेकिन वो भगवान के दिए हुए आम से बराबर नहीं हो सकता। अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। वो जो 21 देश है उनकी हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, यानी कि उन 21 देश को ना तो दवाइयों की ज़रूरत है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ना ही उनको किसी तरह की वैक्सीन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब वैक्सीन क्या होता है समझिए। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कोरोना वायरस है, और ये वायरस जब आपके बॉडी में जाता है तो एक बात याद रखिए, सारे लोग बीमार नहीं पड़ते। आंकड़े कहते हैं 80% लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि उनको पता तक नहीं होगा कि उनके बॉडी में दे आर द कैरियर ऑफ कोरोना वायरस, दे विल नॉट नो। सिर्फ 20% लोग बीमार पड़ते हैं, उनमें से भी 10% लोगों को टेम्परेचर होता है और 10% को सिर्फ खांसी होती है। जिनको खांसी होती है वो 3-4 दिन में या 5-7 दिन में वैसे ही ठीक हो जाते हैं, और जिनको बुखार भी होता है उनमें से अगर 1000 लोगों को बुखार हुआ तो उन 1000 में से सिर्फ एक की मौत होगी और बाकी 999 लोग ठीक हो जाएंगे। बोलने का मतलब है जब कोरोना वायरस आपके बॉडी में जाएगा किसी भी तरीके से, नाक से, मुंह से या कोई भी और तरीके से, तब आप में से अधिकतर लोगों को, एज मेनी एज 80% लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और थोड़े से लोगों को पता चलेगा भी तो वो कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएंगे, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अब आपका बॉडी को ये कोरोना वायरस का पता चल जाता है, तो बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है, ताकि भविष्य में जब कोरोना वायरस दोबारा आएगा तो आपकी बॉडी बेहतर स्थिति में होगी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसे आप बोल सकते हैं आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनाइजेशन। यही चीज़ अचीव करना चाहता है फार्मा कंपनी थ्रू वैक्सीन। फार्मा कंपनी आपको ये समझाना चाहता है, देखो भाई घर में बंद हो जाओ, बाहर वायरस है वो आपको मार देगा, तो लेकिन हम आपका इंतज़ाम करेंगे। तो इस वायरस का एक टुकड़ा लेते हैं, एक प्रोटीन लेते हैं, लेके एक बोतल में बंद कर देते हैं, बोतल में बंद करके बोलते हैं कि इसके अंदर वो वायरस है, ये आपकी बॉडी में हम डालेंगे, और इसके बाद आपका बॉडी इस वायरस से लड़ना सीख जाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ताकि आप इस वायरस से प्रोटेक्टेड रहे।
लेकिन फार्मा कंपनी का ये जो वैक्सीन है वो 21 देश तो नहीं खरीदने वाले, क्योंकि उन 21 देशों की हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। और अगर इससे मौतें होती तो उन 21 देशों में हाहाकार मच चुका होता, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मर चुके होते, जो कि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये हुआ उन्हीं देशों में जहाँ पे लॉकडाउन का स्थिति की स्ट्रैटेजी अपनाई गई। सो अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और करीब 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं स्थिति को समझने के लिए, हम जनवरी महीने में चलते हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेता हूँ। इमेजिन कीजिए आपको पूरे देश की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया, पूरे देश की सिक्योरिटी का जिम्मा आप पे डाला गया, और आप अलर्ट हैं कि बाहर से लोग अंदर देश में ना आ जाए, देश को लूटे ना, देश में अटैक ना करे, और आपके जासूस पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और आप पूरे देश के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, और आपके जासूस आपको खबर देते हैं कि देश में अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग भाग से स्मगलर एंटर करने वाले हैं, और स्मगलर एंटर कर जाएंगे तो देश को खा जाएंगे। आपको देश को बचाना है, तो आप पूछते हैं भाई मैं स्मगलर को पहचानूंगा कैसे? वहाँ से जासूस बोलता है वो स्मगलर दिखने में आम लोगों की तरह ही है, आप शायद पहचान नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा तो उनको पकड़ूंगा कैसे? वो बोलते हैं कि देखा गया है कि उनमें से कुछ स्मगलर की मूछें भी हैं। तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो भाई एटलीस्ट मूछे वाले स्मगलर को तो पकड़ें। आपने फिर पूछा कि कितने % लोगों के स्मगलर की मूछें हैं? वो बोलते हैं लगभग 10% स्मगलर की मूछें हैं, 90% तो मूछें भी नहीं है। तो आप सोचते हैं चलो 10% स्मगलर को तो पकड़ें। तो आपने एयरपोर्ट को, सारे पोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया और सबको ऐलान कर दिया कि भाई अगर कोई मूछे वाला पैसेंजर दिखेगा उसको रोक लेना, और उनकी तफ्तीश होगी और जांच होगी, फिर ही उनको जाने देंगे। हो सकता है कि वो स्मगलर हो। और सिक्योरिटी के सारे लोगों को आपने एक खास तरह के चश्मे बांटे, एक ऐसे चश्मे जिस चश्मा से दूर से ही मूछे वाला इंसान ज़्यादा चमक के दिखने लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चश्मे थे ये बिल्कुल टूटे फूटे थे, ख़राब थे। मतलब ये कि चश्मे से वो मूछे वाले लोग भी नज़र नहीं आए। तो हुआ ये कि वो स्मगलर आए और आपके अलर्ट रहने के बावजूद भी सारे के सारे लोग एयरपोर्ट क्रॉस करके पूरे देश में फैल गए। यानी कि पूरे देश में वो जिस काम के लिए आए वो काम करना शुरू कर दिया, देश में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। अब इस उदाहरण को आप आज के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए। यहाँ जो मैं स्मगलर की बात कर रहा हूँ, इमेजिन कीजिए वो कोरोना वायरस के वो कैरियर हैं, पेशेंट नहीं, कैरियर, राइट। मैंने आपको बताया था कि 80% लोग तो पेशेंट नहीं होते, दे आर जस्ट ए कैरियर। उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनके बॉडी में कोरोना वायरस है। और ये जो चश्मा है ये है थर्मल स्कैनर, यानी कि थर्मल 10% लोगों की ही टेम्परेचर बढ़ेगी। तो वो 10% लोगों को पकड़ने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, जनवरी के लास्ट वीक से थर्मल स्कैनर लगा दिए गए सारे एयरपोर्ट में, और जब यात्री आते विदेश से स्पेशली तो उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती, उनका टेम्परेचर नापा जाता, तभी उनको जाने दिया जाता। अब ये जो थर्मल स्कैनर है इसमें भी कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है इसको समझने के लिए थर्मल स्कैनर एक्सपर्ट आशुतोष मित्तल, जिनकी अपनी कंपनी है गिब्सन जो थर्मल स्कैनर बनाती है, देखिए वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट में उस वक्त जो थर्मल स्कैनर यूज़ किया गया था उसके बारे में। तो जी ये थर्मोमीटर आपके कंपनी का मेरे पास है, मेरे हाथ में है। लेकिन पिछले दिनों जनवरी फरवरी के महीने में इवन मैं भी एयरपोर्ट में जब मलेशिया से आया तो देखा कि सबका स्कैन हो रहा है, तो इस तरह का कोई थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा था। तो पहले तो ये कि ये क्या थर्मोमीटर है, और ये जो आपकी कंपनी का थर्मोमीटर ये क्या है? ये तो मुझे समझ आ रहा है कि ये इंसान को नापने के लिए है, और ये इंडस्ट्रियल है तो शायद ये इंडस्ट्री के लिए है। क्या दोनों से सेम काम हो सकता है? क्या इससे इंसान को नापा जा सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, ये इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है। इसका जो मेजरिंग रेंज है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फ़ारेनहाइट में अगर आप बात करेंगे तो -58 डिग्री टू 1022 डिग्री। राइट। और इसका जो वेरिएशन है वो 2% +- 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 डिग्री फ़ारेनहाइट +- हो सकता है। 4-5 डिग्री इधर उधर हो सकता है। टॉलरेंस के अंदर ही है। टॉलरेंस हो गया ये 4-5 डिग्री। तो प्लस क्योंकि ये इंडस्ट्रियल है और ये मेडिकल थर्मामीटर है, तो इसमें एक कैलकुलेशन है जो ये थर्मामीटर करता है ह्यूमन बॉडी के
सरफेस का टेम्परेचर लेने के बाद, जो इसमें वो फंक्शन नहीं है। तो इससे आप बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। इसमें आपका वेरिएशन अप टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ सकता है। 10 डिग्री, मान लो किसी का अगर 99 है तो वो 89 भी आ सकता है और 109 भी आ सकता है। इतना मतलब वेरिएशन इसमें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है। इसको तो आप अगर यूज़ करेंगे तो मतलब ये तो बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो मैंने ये देखा कि एयरपोर्ट में अक्सर यही यूज़ हो रहे थे, इवन हमारे जो कॉलोनी में यूज़ हो रहे हैं आजकल वो भी यही यूज़ हो रहे हैं। तो मतलब ये तो बेकार में ही कर रहे हैं फिर तो। एक्चुअली हुआ ये कि ड्यूरिंग जनवरी फरवरी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो कुछ थर्मामीटर्स जो इंडिया में, क्योंकि इंडिया ये थर्मामीटर बनाता नहीं है, इंडस्ट्री ये अपना फ़ारेनहाइट ये इंफ्रारेड थर्मामीटर, तो थर्मामीटर्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो गए सारे थर्मामीटर्स। तो जब हमारे यहाँ पे गाइडलाइन आई कि आपको मेजरमेंट करना है तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे। इंडिया में अवेलेबल थे इंडस्ट्रियल थर्मामीटर, तो लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था, तो लोगों ने ये यूज़ किया इंडस्ट्रियल थर्मामीटर, जबकि इससे आप नहीं मेजर कर सकते बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जनवरी महीने में, फरवरी में, इवन मार्च महीने में भी जो लोग एयरपोर्ट से बाहर से लोग आ रहे थे और स्कैनिंग के नाम पे जो ये थर्मामीटर यूज़ हो रहा था, यानी कि वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल। जो इससे स्कैन हुआ है वो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। कुछ थर्मामीटर यहाँ से जिनके पास मेडिकल होगा वो तो ठीक है, लेकिन मेडिकल में भी एक इशू ये था कि इसकी जो मेजरिंग डिस्टेंस है थर्मामीटर का वो इस पर मैंशन है 1 to 5 सेंटीमीटर। ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर का अलग अलग रहता है, लेकिन ये है 1 to 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको इतनी नज़दीक से इसको मेजर करना है। जो हमने देखा न्यूज़ में या वीडियोज़ में वो था कि वो इतना दूर से भी कर रहे हैं। तो इतना दूर से अगर आप करोगे तो इसका मेजरमेंट सही नहीं आ सकता, क्योंकि इसका डिस्टेंस ही 1 to 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि आप सब लोग अगर देखते हैं कि जब आपका भी टेम्परेचर मेजर होगा तो नॉर्मली इफ यू रिमेंबर कि कुछ दूरी से होगा। हाँ जी, हाँ जी। दूरी से जो भी ये नंबर आएगा दैट इज नॉट द राइट पिक्चर। हाँ, कुछ कमी आएगा, कुछ कमी आएगा। हाँ, यानी कि दैट इज अगेन फ्यूटाइल। तो अगर ये यूज़ करेंगे तो ये फ्यूटाइल था ही था, और अगर ये यूज़ कर रहे हैं और दूर से कर रहे हैं, दूर से मतलब इतना पास से करना हाँ, 1 to 5 सेंटीमीटर। 1 to 5 सेंटीमीटर, तो लगभग यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ तक तो मैंने देखा नहीं करते हुए। हाँ नहीं, वो काफ़ी हमने जो वीडियोज़ में वो देखा वो इतनी दूर से करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंस आएगा। आपने अभी सुना वो थर्मल स्कैनर की जो स्ट्रेटजी थी कोरोना पेशेंट को रोकने के लिए, वो पूरी तरह फेल हो गई। मतलब ये लॉकडाउन लगने से पहले ही जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, इवन मार्च महीने के अंत तक लगातार पूरे दुनिया से कोरोना के कैरियर आते रहे और पूरे देश में फैलते रहे। यानी कि जितना वो फैल सकते हैं वो फैल गए। हालांकि हम अलर्ट रहे, उसके बावजूद भी वो अच्छा खासा फैल चुके थे। आज इस वक्त जबकि लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है वो कोरोना के जो कैरियर हैं उनमें से अधिकतर लोग पेशेंट नहीं, उनको पता भी नहीं है खुद भी, वो अभी भी पूरे देश में फैले होंगे। अब एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए मैं उनमें से एक हूँ, वो कोरोना कैरियर हूँ, और लॉकडाउन के बावजूद भी 3-4 घंटे की ब्रेक मिलती है जब आप सब्जी लाने जा सकते हैं, ये अलाउड है। मान लो मैं सब्जी लाने जाता हूँ, मैं आम लाने जाता हूँ, मैं आम को पकड़ता हूँ, यार ये आम उतना ठीक नहीं लग रहा, इसको छोड़ देता हूँ, कुछ आम लेता हूँ और इनमें से ये छोड़ दिया। मैं कोरोना का कैरियर हूँ, लेकिन मैं विक्टिम नहीं हूँ, पेशेंट नहीं हूँ। अब यहाँ कोरोना वायरस आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से आ जाएगा। अब एक और हेल्दी पर्सन आएगा कुछ देर बाद, वो भी आम लेने आया है और गलती से अनजाने में ये आम घर ले जाएगा, यानी कि कोरोना वायरस उसके घर में पहुंच गया। बोलने का मतलब ये है कि इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। इसको रोकना भारत जैसे देश में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो लगभग 140 करोड़ है और भारत में जो पुलिसकर्मी हैं वो करीब 15 लाख। इनमें से भी एक गुड साइजेबल नंबर ऑफ पुलिसमैन वीआईपी के सिक्योरिटी के लगे हुए हैं, बहुत सारे और काम में लगे हुए हैं। थोड़े से पुलिसकर्मी से भारत जैसे बड़े देश में 140 करोड़ लोगों को घर में बंद रखना ये नियर इम्पॉसिबल है। और टीवी में आप जो देख रहे हैं, अपने आसपास जो देख रहे हैं, वो कुछ टिट्स एंड बिट्स हैं, उनको आप एक्सपैंड करके पूरे भारत के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदाजे से कोरोना वायरस बुरी तरह से भारत में फैल गया, और अगर फैल गया तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि भारत ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लिया है। वैसे भी आप देखिए भारत में कोरोना विक्टिम जो है, कोरोना वायरस से जो मौतें हैं वो लगभग 360 लोग हैं। 140 करोड़ की आबादी में 360 या 370 बहुत ही कम नंबर माना जाएगा, वेरी लेस। और ये जो 360 मौतें हैं ये कोरोना वायरस से है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस को टेस्टिंग करने का जो आरसी पीसीआर टेस्ट है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल एक टेस्ट है, उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया कि इस
उसका जो इलाज है क्वारंटाइन में रखने के बाद, वो इलाज में जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ ही कई बार डेथ की कॉज बन सकती है, एटलीस्ट एविडेंस तो यही कहते हैं। तो पहली बात तो अगर सारे के सारे पेशेंट कोरोना वायरस से ही मरे तब भी वो 360 का नंबर है, और सच्चाई तो ये है कि ये बोल नहीं सकते वो कोरोना वायरस से मरे हैं या उसके ट्रीटमेंट से मरे हैं, वो कोरोना वायरस के पेशेंट थे भी कि नहीं, या जब वो आए एडमिट हुए तब उनकी बॉडी में कई सारे और बीमारियां भी थी, क्या पता वो किस बीमारी से मरे। लेकिन ओवरऑल नंबर्स आर वेरी लेस। सो इंडिया हैज़ अचीव्ड ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी, इसलिए हमें उतना चिंतन या चिंता की बात नहीं है, हमें उतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, कम से कम इस डायरेक्शन में कि हम कोरोना से बीमार पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी कोरोना का जो फैलने की शक्ति है वो 2.2 है और उसका जो मोर्टलिटी रेट है वो 0.1 है, विच इज़ लाइक एनी फ्लू। अब एक सवाल मेरा आपसे, इमेजिन कीजिए कि ये रहा कोरोना वायरस, जैसे मैंने बताया इसकी मोर्टलिटी रेट 0.1% है। 1000 लोगों को कोरोना वायरस आएगा तो एक की मौत होगी, 999 लोग ठीक हो जाएंगे, और इसके फैलने की शक्ति 2.2 यानी कि 1 से 2 या 3 लोगों तक ही पहुंच सकता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी परिस्थिति आ जाए हमारे देश में या विश्व में कहीं भी, जहाँ पे इस कोरोना वायरस से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया आ जाए, एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जिसके फैलने की शक्ति लगभग 10 है, मतलब 1 से 10 लोगों को फैलेगी, कोरोना वायरस से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर, और इसके मोर्टलिटी रेट कोरोना वायरस से करीब 20 गुना ज़्यादा। लगभग एक ऐसा वायरस जो पूरे साल में 5 लाख लोगों को मारता हो या हर मिनट में एक इंसान को मारता हो। अगर ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे देश में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे जब इसके लिए क्वारंटाइन हो गया, जब इसके लिए लॉकडाउन हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई वायरस आ जाए तो हमें अपने आप को घर में बंद कर लेना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, जब तक कि ये वायरस पे काबू ना पा लिया जाए, ये वायरस मर ना जाए या भाग ना जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वायरस या ये जो बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया है और इसका नाम है, बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, हर साल भारत देश में करीब 4 से 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर मिनट एक आदमी की डेथ होती है। अभी तक जब से आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तब से लगभग अब तक 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ट्यूबरक्लोसिस से। तो मेरा आपसे सवाल यहाँ पे, इसका जवाब आप ढूंढेंगे, मुझे तो नहीं मिला। जिस तरह से कोरोना वायरस से एक भी पेशेंट की मौत होती है तो टीवी में बड़ा आया जाता है, देखो एक और पेशेंट मर गए कोरोना वायरस से, तो ठीक उसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस से हर दिन 1000 नए लोग मरते हैं, तो तब भी टीवी में बताना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए 1000 और लोग आज ट्यूबरक्लोसिस से मर गए, अब 1001 लोग मर गए, 2 लोग मर गए, अब 5 लाख का फिगर पहुंचने वाला है, अब 5 लाख का फिगर पहुंच ही गया है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्यों नहीं बताया जाता है? ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए, क्या कारण हो सकता है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब भी कोई भी पेशेंट में कोरोना वायरस पाया जाता है तो उसे इमीडिएटली क्वारंटाइन करते हैं और उसमें एलोपैथिक इलाज चालू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, एलोपैथिक इलाज में जो HIV की दवाई देते हैं या रेमडेसिविर जो कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, आज तक किसी भी बीमारी के लिए उसको कभी भी अप्रूव नहीं किया गया, वो दवाई देते हैं। या एंटी मलेरियन ड्रग, पिछले 40 साल में ये देखा गया है ये हार्ट बीट को एबनॉर्मली हाई कर देता है, रिजल्टिंग इन सडन कार्डियक डेथ। तो ये क्लियर है, इसका एविडेंस है कि इस दवाई से हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इस दवाई से कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। उसके बावजूद भी ये सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग लगातार दिए जा रहे हैं हमारे देश में ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ आयुर्वेद को, होम्योपैथ को इन पेशेंट से अलग किया जा रहा है। आयुर्वेद और होम्योपैथ भी हमारे देश की पद्धति है और ये भी लीगल है, लेकिन इन डॉक्टरों को कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने दिया ही नहीं जा रहा है, कोरोना पेशेंट से दूर रखा जा रहा है। हालांकि प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद का कहीं कहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज अगर किसी भी इंसान के अंदर कोरोना वायरस का बीमारी आती है, क्या उस इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी है या आज़ादी है कि मैं अपना इलाज एलोपैथी से कराऊं, मैं अपना इलाज आयुर्वेद से कराऊं, मैं अपना इलाज होम्योपैथी से कराऊं, या मैं अपना इलाज यूनानी से कराऊं, या मैं अपना इलाज नेचुरोपैथी से कराऊं? क्या उसके पास ये आज़ादी है?
उसके पास आज़ादी नहीं है, दरअसल वो एक गिनी पिग है, उसको उठा के उससे पूछे बिना ज़बरदस्ती, जैसे गिनी पिग के साथ होता है, उसके अंदर ऐसी ऐसी दवाइयाँ भर दी जाती हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोरोना वायरस से कोई एविडेंस नहीं है। जब भी आयुर्वेद अप्रोच करता है हेल्थ मिनिस्ट्री में कि कुछ पेशेंट हमें दिया जाए ठीक करने के लिए, तो जवाब आता है कि क्या आपने कोरोना पेशेंट को कभी ठीक किया है? यही सवाल अगर मैं एलोपैथी के लिए पूछता हूँ, क्या आपने कोरोना पेशेंट को कभी ठीक किया है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि कोई दवाई है जिससे कोरोना पेशेंट ठीक होते हों? आपके पास भी एविडेंस नहीं है, आयुर्वेद के पास भी एविडेंस नहीं है। आपने भी पहले कभी ठीक करके देखा नहीं, आयुर्वेद ने भी कभी ठीक करके देखा नहीं। लेकिन आप जो दवाई दे रहे हैं उसमें ये तो एविडेंस है कि इससे हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। देश के कई लोग हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से मारे गए वाइल दे वर ट्रीटेड फॉर कोरोना वायरस। इवन एक डॉक्टर, गुवाहाटी के डॉक्टर, प्रिवेंशन के लिए वो मलेरिया की दवा ले रहे थे और इमीडिएटली उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया एंड ही डाइड। सो इन सब के बावजूद भी किस एविडेंस के आधार पे सारे पेशेंट्स को एंटी मलेरियन ड्रग दिया जा रहा है? क्यों हमारे अपने देश का खजाना आयुर्वेद को नहीं ट्राई किया जा रहा? जबकि ईरान में, तेहरान में एक हॉस्पिटल में 200 लोगों में आयुर्वेद के स्ट्रैटेजी पे इलाज किया गया, उसमें से 190 लोग उसी वक्त एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गए और जो बाकी 10 लोग हैं वो उनकी भी रिकवरी बड़ी तेज़ी से होती हुई दिखाई दी। तो एक तरफ तो दुनिया के किसी न किसी कोने में आयुर्वेद पे ट्रीटमेंट हो रही है और दूसरी तरफ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को कोरोना के पेशेंट से दूर रखा जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिए। अब सबसे ज़रूरी बात, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैंने लॉन्च किया अपनी किताब देश के लिए। किताब का नाम कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब जब मैंने लॉन्च किया तो उस वक्त ये किताब में टोटल पेजेस थे 1000, लेकिन अब 1000 से लेके वो बढ़ के बन गया 1200 पेजेस की किताब। तो जिन लोगों ने 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल को डाउनलोड किया, वो लोग एक बार और डाउनलोड कर लें ताकि जो और एडिशनल एविडेंस है वो एविडेंस भी उनको मिल जाए। आप में से कई लोगों ने कमेंट में जाके कमेंट किया या मेल किया कि ये किताब 1000 पेज की है और 1000 पेज की किताब हम व्हाट्सएप से अपने दोस्तों के लिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पूरी किताब डाउनलोड करना है तो उसकी भी बटन है, और अगर आपको सिर्फ उसका प्रीव्यू या उसकी समरी डाउनलोड करनी है जो कि थोड़े से पेजेस की है, जो व्हाट्सएप से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप इस किताब को ठीक से पढ़िए और इस किताब में अगर एक भी फैक्ट आपको गलत दिखाई देता है और आप साबित कर पाते हैं कि कोई एक भी फैक्ट गलत है, तो हर गलत फैक्ट के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन याद रखिए, नियम वो तंबोला का होगा। जैसे तंबोला के एक नंबर पे या एक लाइन पे सिर्फ एक ही बार इनाम मिलता है, तो वैसे ही एक फैक्ट, एक गलती पकड़ने के मैं एक ही बार 1 लाख रुपए दूंगा। अगर वही गलती उसके बाद कोई और भी पकड़ेगा तो उसकी इनाम नहीं मिलेगी। और अगर आप में से कोई भी एक भी गलती ना निकाल पाए, इसका मतलब जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री ये आपकी जिम्मेवारी है कि सच सामने आए ताकि देश बदले, आने वाला समय बदले। तो आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करके, आप जो भी कुछ हैं, जहाँ भी कुछ हैं, आपके पास थोड़े से रिसोर्स है जिसकी मदद से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। चाहे वो रिसोर्स का नाम व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपके पड़ोसी हो, या आपकी जान पहचान किसी एमएलए से हो, किसी एमपी से हो, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से हो, स्टेट चीफ मिनिस्टर से हो, या प्राइम मिनिस्टर से हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सच सामने आए ताकि हम इस देश को एक बेहतर भविष्य दे पाएँ। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि हमारा मकसद किसी नियम को तोड़ना नहीं है, लॉकडाउन तोड़ना नहीं है। हमारा मकसद लॉकडाउन को पालन करते हुए, गवर्नमेंट के सारे नियम को पालन करते हुए, इवन मैं खुद भी लॉकडाउन को पालन करता हूँ, गवर्नमेंट के बनाए हुए सारे नियम को पालन करता हूँ। नियम में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सच को कैसे सामने लाएं, यही हमें और आपको मिलके करना है। और सच को सामने लाने में और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए हुए ईमेल आईडी में जाके आप मुझे खत लिखें। मैं खुद पढ़ूंगा और पढ़ के आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अब एक आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा कुछ लोग मेरे क्वालिफिकेशन को लेके सवाल उठा रहे हैं, यूट्यूब में जाके कमेंट कर रहे हैं या उस पर वीडियो बना रहे हैं। मेरे जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारे क्वालिफिकेशन अगले 3-4 सेकंड में स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ।
ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी सर्टिफिकेट को गलत साबित कर दे तो मैं उसको भी 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और इनाम की बात तो छोड़िए, अगर ये सर्टिफिकेट गलत हैं तो आई एम श्योर कानून के प्रावधान के अनुसार उसके लिए भी कोई ना कोई सज़ा होती होगी। उस सज़ा के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं। आप चाहे तो कहीं से वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ इंटेंशन कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं कि इनके सर्टिफिकेट देखिए, ये फेक है, ये फ्रॉड है। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें, एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई इस तरह की फेक बातें करता है या कोई इस तरह के इलॉजिकल बातें करता है तो आप उनको खुद भी जवाब दे सकते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आप लॉजिक से काटिए, साइंस से काटिए। मैंने अपने सारे वीडियोस में सिर्फ साइंस की बात की, लॉजिक की बात की, एविडेंस की बात की। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज ए व्यूअर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी बोलना चाहें बोलें, लेकिन सबूत के साथ बोलें। सिर्फ अगर एक लाइन लिख देंगे कि ये इंसान फ्रॉड है या ये लिख देंगे कि भाई ये अकेला डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक एक्ट है ताकि लोगों का ध्यान कहीं और भटक जाए। तो ध्यान भटकाने वाले लोगों को लाइन पिलाना ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मिलेंगे आगे फिर कभी, इस उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे। देश बदलेगा एक अच्छे भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।